एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। मैंने आप सभी को क्लास 3rd और क्लास 4th की एनसीईआरटी कवर करवा दी है। अब मुझे क्लास 5th की एनसीईआरटी को और कवर कराना है, जिसको मैं थोड़े समय बाद कवर कराऊंगी। आज मैं यहाँ पर एक नई थीम स्टार्ट करने वाली हूँ, फूड यानी कि भोजन। मैं आपको एक थीम यानी कि आवास थीम को कवर करा चुकी हूँ। आज हम यहाँ पर जो आपका भोजन यानी कि फूड थीम है, इसको कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे पोषण हम किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं पोषण की, तो पोषण आपका संतुलित आहार को ग्रहण करने की क्रिया होती है। अब संतुलित आहार क्या होता है? क्या जो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं वो भी संतुलित आहार में आएगा, या फिर जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी संतुलित आहार में आएगा, या फिर आप कुछ और ड्रिंक करते हैं तो वो आपका संतुलित आहार में आएगा? ये जानना जरूरी है कि हम संतुलित आहार कहते किसे हैं। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें वसा हो, जिसमें विटामिन हो और जिसमें प्रोटीन हो। यानी कि एक ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और आपका क्या होता है, विटामिन्स होते हैं। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं और आपका वसा यानी कि फैट है, ये सब आपके बेसिकली एक सही मात्रा में होना चाहिए, जितना एक पर्सन को ज़रूरी है। अगर ऐसा फूड जिसमें आपके ये सभी प्रेजेंट हैं, सही मात्रा में प्रेजेंट हैं, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार अभी आपको समझ में आ चुका है। तो संतुलित आहार को ग्रहण करने की जो आपकी क्रिया है, इसको हम पोषण कहते हैं। अब आपका जो पोषक पदार्थ हैं, ये दो तरीके के होते हैं। तो इसमें आपका पहला होता है कार्बनिक एंड दूसरा होता है हमारा अकार्बनिक। ठीक है, अगर मैं कार्बनिक की बात करूं तो इसमें हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन्स आते हैं। अकार्बनिक में आपका क्या होता है, खनिज तत्व और आपका जल जो है हमारे अकार्बनिक की श्रेणी में आता है। अब सबसे पहले मैं कार्बनिक की बात करूं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्रोटीन है, हमारा विटामिन है और हमारा फैट है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है और आपका जो ये फैट है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में होता है। हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट, एंड आपका जो वसा है ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वहीं प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में निर्माण का काम वो हमारे प्रोटीन का ही होता है। हमारे शरीर में निर्माण का जो कार्य होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। विटामिन क्या करता है, विटामिन से क्या कोई एनर्जी मिलती है, नहीं। विटामिन जो है आपका, और जो खनिज तत्व हैं और आपका ये जल है, ये आपको तीन चीज़ें जो दिख रही हैं, खनिज तत्व है, जल है और ये जो विटामिन दिख रहे हैं, ये तीनों आपके बेसिकली उपापचयी क्रियाओं में आपके योगदान देते हैं। किसमें, उपापचयी क्रियाओं में, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो जो उपापचयी क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाओं में आपका बेसिकली खनिज तत्व, जल और विटामिन का योगदान होता है। ऊर्जा देने में कार्बोहाइड्रेट और वसा का योगदान होता है। शरीर में निर्माण कार्य करने के लिए, नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए, मैं आगे आपको पूरा एक टॉपिक ही पढ़ाऊंगी प्रोटीन, वहाँ पर आपको बताऊंगी। तो शरीर में आपके निर्माण कार्य के लिए योगदान होता है वो प्रोटीन का होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके बेसिकली जो कार्बनिक हैं उनका क्या काम है, जो अकार्बनिक खनिज तत्व हैं उनका क्या काम है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन ये उपापचयी क्रिया आपके माइंड में समझ नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअल में उपापचयी क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रिया जिसके दौरान शरीर में चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं, उसको हम उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम यहाँ बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 होता है। याद रखेंगे आप लोग कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होना चाहिए। याद रखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है
उससे हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो हमें जो ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से वो 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी ग्लूकोज। आप लोग 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है ग्लूकोज, याद रखिएगा इस चीज को। अब ग्लूकोज के अणु जो है आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से बंधे होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के अणु होते हैं, ये इस तरीके से ग्लूकोज के अणु होंगे और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। एक ग्लाइकोसिडिक बंध से बंधे होते हैं। बहुत सारे जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब जाके आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि ग्लूकोज के अणु जब आपस में मिलेंगे, चूंकि एक यूनिट जो है आपकी क्या है, ग्लूकोज है आपके कार्बोहाइड्रेट की। जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, आप सभी को पता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसे ही अगर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना है तो उसके लिए बहुत सारे ग्लूकोज के अणु मिलेंगे। बहुत सारे ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोसिडिक बंध से आपस में बंधे होंगे, उसके बाद हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि हमारे ग्लूकोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम अगर कोई करता है तो वो तो वसा करता है और दूसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है। लेकिन मन में डाउट आता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से कितनी % एनर्जी मिलती है? क्या हमारे शरीर को केवल कार्बोहाइड्रेट से ही 100% एनर्जी मिल जाती है? क्या हमारे शरीर में और भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनसे हमारे शरीर को लगभग 70% एनर्जी मिलती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे शरीर को 70% एनर्जी जो मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करने का जो काम है वो किसका होता है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट का होता है। याद रखेंगे इतनी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सबसे पहले रेशियो 1:2:1 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई आपकी ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोसिडिक बंध से आपस में बनते हैं, तब जाके ग्लूकोज का निर्माण होता है। वहीं पर आपने देखा कि आपके कार्बोहाइड्रेट का काम होता है आपका बेसिकली ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को लगभग 70% ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमारे शरीर को 70% ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। 4.2 किलो कैलोरी आपकी जो है ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.2, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। अब यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड एंड तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये किन 3 फॉर्म में है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है इसमें हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है एंड गैलेक्टोज आता है। इनको अभी हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होता है। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आपके मोनोसेकेराइड में कौन है, डाइसेकेराइड में कौन है। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड आपका गैलेक्टोज होता है। डाइसेकेराइड में क्या होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। माल्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ एंड लैक्टोज हुआ, ये तीनों हमारे डाइसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है स्टार्च आता है, और क्या आता है, काइटिन आता है, सेलुलोज आता है और ग्लाइकोजन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आता है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है और काइटिन आता है। इतनी चीज़ें आपकी पॉलीसेकेराइड में आती हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। डाइसेकेराइड में हमारा माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज होता है। माल्टोज जो है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, सुक्रोज अब आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और वहीं गैलेक्टोज आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। इस चीज़ को याद रखना है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। इतनी चीज़ें क्लियर हुई।
कार्बोहाइड्रेट किन 3 फॉर्म में होता है? सबसे पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या आएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज एंड और क्या आएगा? लैक्टोज आएगा। पॉलीसेकेराइड में बहुत हटके है, इसमें कंफ्यूजन यहीं पर हो सकता है बस। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड आपका काइटिन आता है। इन सभी का यूज़ आपको पढ़ना है। स्टार्च क्या होता है, काइटिन क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए मोनोसेकेराइड में आपका चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गैलेक्टोज हो, इन सभी का अगर रासायनिक आपसे सूत्र पूछा जाए, यानी कि आपका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए, तो ये आपका C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज एंड आपका लैक्टोज होता है। इसका फॉर्मूला C12H22 एंड O11 होता है। याद रखिएगा आप लोग कितना होता है? C12H22O11 होता है। ठीक। पॉलीसेकेराइड में आपको याद नहीं रखना है, बस आपसे अगर कभी पूछा जाएगा तो मोनोसेकेराइड का पूछा जा सकता है, जो कि C6H12O6 होता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई एंड आई विश ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि आपका एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका हमारी बॉडी में जो है कितना योगदान होता है एनर्जी देने में, किन फॉर्म में होता है। अब हमें आगे के लेक्चर में मोनोसेकेराइड को, डाइसेकेराइड को एंड पॉलीसेकेराइड को बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।